अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। तवील अरसे बाद वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया गया है। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और अमन की बात की है, मुस्तकबिल की बात की है, मगर कुछ शराइत भी आयद की हैं और कहा है कि भारत एक कदम आगे बढ़ाए, पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ाएगा। साथ ही पहली दफ़ा मुईद यूसुफ ने भारतीय मीडिया को बताया कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान के पास मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाले हमले को स्पॉन्सर किया। इस हमले से पहले कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर को भारत से की जाने वाली 8 फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि एक हमसाया मुल्क में भारतीय इंटेलिजेंस हैंडलर्स ने गुज़िश्ता 2 बरस में कराची में चीनी काउंसिल खाने, गवादर में पीसी होटल और स्टॉक एक्सचेंज पर हमले करवाए थे। चीनी काउंसलेट हमले में मुलव्विस असलम अच्छू के नई दिल्ली के अस्पताल में इलाज के भी सबूत मौजूद हैं। मुईद यूसुफ ने मजीद बताया कि 2019 में काबुल में भारतीय सिफारत खाने ने कलअदम तहरीक तालिबान को $10 लाख दिए, जिसका मकसद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और 4 दीगर दहशतगर्द तंजीमों को आपस में जम करना था। ये बहुत अहम शवाहिद हैं क्योंकि 23 नवंबर 2018 को कराची में चीनी काउंसलेट पर हमला हुआ, फिर 11 मई 2019 को पीसी गवादर पर हमला हुआ, 29 जून 2020 को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ और आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला 6 साल पहले 16 दिसंबर 2014 को हुआ था। जबकि 3 दिन पहले मौलाना आदिल खान के कत्ल का इल्ज़ाम भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत पर लगाया और दोहराया कि भारत पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी कराना चाहता है। इसके अलावा डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि अगर मकबूजा कश्मीर पर बामायनी मुज़ाकरात के लिए भारत संजीदा है तो नई दिल्ली पहले मकबूजा कश्मीर के तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करे, गैर इंसानी फौजी मुहासरे को ख़त्म करे। मजीद मुतालबा किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब की तब्दीली से मुताल्लिक लागू कानून को मनसूख करे और उधर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा। कश्मीरी पाकिस्तान के मुताबिक तनाज़े में असल फरीक हैं और उनकी ख्वाहिशात को मुज़ाकरात में लाजमी करार दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी फोरम्स पर कश्मीर की सूरत हाल को पेश किया है। साथ ही उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, उन्हें हिटलर कहा है। मगर अब वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने अपने इंटरव्यू में मुज़ाकरात की बात की है, शराइत के साथ मुज़ाकरात की बात की है। उसी मोदी से मुज़ाकरात कैसे होंगे जिनको वो हिटलर से वज़ीर आज़म तशबीह दे चुके हैं, और क्या जो सबूत हैं वो अब आलमी बरादरी के आगे पाकिस्तान रखेगा। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने इंटरव्यू में बहुत अहम वाक़यात में भारत के मुलव्विस होने की निशानदही की है। साथ में आपने ये भी कहा कि भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ज़बरदस्त कैंपेन करके माजी में बयानिया बनाया, एक स्टोरी वो बेचता रहा और वो स्टोरी दुनिया ने ख़रीदी भी। अमरीकी सदर तक ट्वीट करते हैं भारत में जो हमला हुआ पाकिस्तान से मुतालबा किया जाता है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो उस हमले में मुलव्विस थे। अब पाकिस्तान के पास इतने सारे हमलों के अगर सबूत मौजूद हैं तो क्या दुनिया के सामने रखे जाएंगे और अभी तक क्यों नहीं रखे गए? शुक्रिया शाहजेब। देखिए, 2 बातें। पहले तो जो आपने पहली बात की है ना, वो बहुत अहम है और ये बात दुरुस्त है। मैंने तो इंटरव्यू पे भी कहा, मैं खुद अमेरिका में देखता था वहाँ बैठ के कि भारत आता था अपना वो नैरेटिव लेके और उसी तरह अमेरिकन उठा के कोई और उठा के उसको चला देता था। एक यक तरफा नैरेटिव था और उस वक्त को 9/11 के बाद इन्वायरमेंट ऐसी थी, हर चीज़ को दहशतगर्दी कह रहे थे। हालांकि कश्मीर की वायलेंस तो दहशतगर्दी हो ही नहीं सकती, वो इंडिजिनस वहाँ से अगर कोई चीज़ है वो तो UN जनरल असेंबली जो है उसकी रेजोल्यूशन उसके साथ खड़ी होती है। बहरहाल देखिए, अब हमने एक फैसला करना है आज के दिन। ये मैं करण थापर साहब को बार बार कह रहा था और 75 मिनट उन्होंने 45 मिनट कहा, 75 मिनट इंटरव्यू किया, लेकिन वो एक चीज भी आज की और अगले आने वाले कल की नहीं बात कर सके। 20 साल पहले, 15 साल पहले, और वो भी मन घड़त। तो बात यह है कि मैंने ये बताया है कि पाकिस्तान के खिलाफ आज क्या हो रहा है, पिछले साल में क्या हुआ है, उस पे पाकिस्तान ने आज ये इंफॉर्मेशन रखी है और मोर इज टू कम। हम अब दुनिया में ये बात नहीं चलेगी कि जी वो पाकिस्तान ने कर दिया। हिंदुस्तान का चेहरा चीन को नजर आ रहा है और वो दिखा रहा है। नेपाल ने क्या किया, बांग्लादेश ने। अब ये वो मुल्क है जो अपने आप को एक सुसाइडल पाथ पे ले गया है।
अच्छा, मगर मैं जानना चाह रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया भी बनाया, फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि एफएटीएफ में भारत भरपूर कैंपेन करके पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट भी कराना चाहता है। अब एपीएस का वाकया 6 साल पुराना है, कुछ वाकया 2 साल पुराने हैं, कुछ वाकया 30 साल के हैं। 3 दिन के पहले वाकये पर भी वज़ीर आज़म ने भारत पर जिम्मेदारी डाली। तो पाकिस्तान भी क्या बयानिया बनाएगा, एक भरपूर कैंपेन करेगा ताकि दुनिया देखे और भारत को उसी तरीके से कटहरे में खड़ा करे जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बातें की गई? अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये शायद हमारी भी कमज़ोरी है एज ए स्टेट सोसाइटी। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरे का है। देखिए, डोसियर तो बड़ी देर पहले यूएन में भी गया है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे वो ना किसी ने पढ़ा ना देखा। जो मैंने बुनियादी बातें की हैं वो पिछले साल डेढ़ के अटैक्स हैं। अब देखिए, मैं उनको ये बात समझा रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये बड़ी पेचीदा होती हैं, बड़ी बारीकी में जाना पड़ता है। ये उस तरह इंडिया की तरह नहीं है कि उधर हमला हुआ और 5 मिनट बाद खबर आ गई, पता लग गया पाकिस्तान ये। हमने पूरी प्रोफेशनली एक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, दुनिया को बताना है, हमारे पास एक एक उसकी कड़ी मिलनी चाहिए, तो इसमें वक्त लगता है। दूसरी बात ये शायद थोड़ा सा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी होती है। जब आपको ये मालूम हो कि दुनिया ने या किसी मुल्क ने फैसला किया आपके साथ नहीं खड़ा होगा, उसको आप जितने मर्जी शवायद दें वो नहीं मानेगा। आज वो एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, हिंदुस्तान का रूप वेस्टर्न दुनिया भी देख रही है। हर दुनिया का मुल्क चाहे उनके साथ ये नहीं कह रहा कि कश्मीर को आजाद करें, उनके मफादात हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है वो दुरुस्त है। सो इसलिए अब एनवायरनमेंट भी ऐसी है कि हमें पजीराई भी मिलेगी इंशाल्लाह और दुनिया के सामने चेहरा आएगा, लेकिन गोल से ना हटे। गोल मलामत लान तान वो नहीं है, गोल अमन की तरफ जाना है, लेकिन एक चेहरा दिखाना जरूरी है भारत को, जिसके बाद तब्दीली आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ये मस्बत बात है, पाकिस्तान एक दफा फिर अमन की बात कर रहा है, मगर मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में अगर हमने डोजियर दिया तो दुनिया ने वैसे ही क्यों नहीं भारत के खिलाफ रिस्पॉन्ड किया? भारत पर वही दबाव क्यों नहीं डाला गया? हमारी सिफारतकारी कमज़ोर होती है या हमारे सबूत कमज़ोर होते हैं? हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, वो भारत पर वही दबाव क्यों नहीं डालते इन दहशतगर्दियों के हवाले से जिनके हमारे पास सबूत मौजूद हैं? शायद देखिए, मैं पहले की बात नहीं करूंगा, ना कर सकता हूं। आपको मालूम है मैं तो सिस्टम में उस वक्त नहीं था। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि जो हमारे सामने आज शवाहिद हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं। उसमें किसी किस्म का कोई इबाहम किसी को नहीं होना चाहिए कि वो कितने ज्यादा मजबूत हैं। और क्योंकि वो मजबूत हैं, क्योंकि हमें पता है ये हुआ है, और माजरत के साथ दुनिया को भी मालूम है, बात नहीं करते थे, अब इट इज इररिफ्यूटेबल और इंशाल्लाह ये हम सामने रखेंगे। लेकिन हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान ने तो अपना चेहरा ही तब्दील कर लिया। चले पाकिस्तान की बात ना माने, चीन को देख लें, नेपाल को देख लें, बांग्लादेश को, कोई रह गया पीछे? मतलब हिंदुस्तान अमेरिका का एलाई अपने आप को अब कहता है। जो हमारा वहां पे एससीओ की मीटिंग में मैं मौजूद था, आपको पता है, आपने कवर किया, जो नक्शे का सारा मसला हुआ था, आपका ख्याल है वो नक्शे की वजह उठ के गया था? क्या नक्शे की वजह से वो रूस की भी बॉयकॉट करके गया था? वो क्यों उठे थे? वो एससीओ को स्नब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो किसी और की बिडिंग कर रहे हैं, 10,000 मील दूर बैठे हुए मुल्क की। तो जब ये एक मुल्क का हाल हो, दूसरी तरफ वो कहे जी मैं नॉन अलायंड हूं, और ये दुनिया को अब चेहरा नजर आएगा। बट देखिए, अल्टीमेटली इस खित्ते ने आगे बढ़ना है, ना हम भारत का इंतजार कर सकते हैं। हमने अपना इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम बनाया है, उस पर काम कर रहे हैं, और मैंने तो दावत दी है भारत को, साथ मिलें, आगे चलें, अपनी गुर्बत खत्म करें, खित्ते को आगे लेके जाएं। अगर वो इस पे बिल्कुल डटी गए हैं कि खुदकुशी करनी है, तो उसमें तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते। बट आई होप बेटर सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि अगर पूरा खित्ता आगे जाएगा तो सबका फायदा। भाई साहब, एक अहम बात यह है कि आपने बताया कि ये वज़ीर आज़म के कहने पर आपने इंटरव्यू दिया और ज़ाहिर है फिर अमन की बात की, मगर वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें हिटलर कहकर बयानियाँ बनाते रहे हैं, ज़ाती तौर पर उनके बारे में ये बात करते रहे हैं। साथ ही 3 दिन पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया फ़िरका वाराना दहशतगर्दी का भारत पर। आपने इतने सारे इल्ज़ामात लगा दिए कि इतने सारे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो भारत ने कराए हैं। तो ऐसे शख्स से कैसे बात होगी जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी करा रहा है, जो हिटलर से जिसको तशबीह देते हैं? माजी में हिटलर के हवाले से चैम्बरलेन को आज भी याद किया जाता है फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। तो कैसे बात होगी जब माजी में ये भी आया कि वज़ीर आज़म ने कॉल भी की तो नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया? शाहजेब, आई होप आज आप आज के इंटरव्यू को अपीसमेंट नहीं कह रहे, बिकॉज देखिए बिल्कुल दो टोक बात हुई है। बल्कि करण थापड़ ने 2-3 दफा कहा जी अनकंफर्टेबल नहीं थी, कैंडिड थी। उनको ये ख्याल नहीं है
कि इस तरह की बात पाकिस्तान से आएगी। उनका ख्याल है कि वो एक तरफा बयानिया चलता रहेगा और इसीलिए ये बार बार बात होती है कि हम खड़े हैं मौक़िफ़ पे जो प्रिंसिपल्ड है। तो ये बात नहीं है कि हिटलर के साथ अपीज़मेंट है। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आज आप हिंदुस्तान के अंदर देख लें जो सेंसिबल वॉइसेस हैं, ठीक है उनकी वो स्पेस नहीं है, वो ख़त्म कर दी इस हुकूमत ने अभी तक, लेकिन उनके थिंक टैंक्स आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से क्या बात कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये कह रहे हैं कि जी चीन से मामला ख़राब हो गया है, चीन के तो हम मुकाबला अभी नहीं उस तरह कर सकते, पाकिस्तान से मामला ठीक करें ताकि एक फ्लैंक कवर्ड हो। तो वहां भी ये सोच समझ आ गई है उनको कि इस तरह मामला आगे नहीं चलेगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के। तो वही मैंने कहा कि इंशाल्लाह बेटर सेंस आई होप विल प्रिवेल, सबका फायदा है। अगर नहीं करेगा तो हमारा हदफ क्लियर है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, रीजनल पीस, जो जो हम उसमें कर सकते हैं वो करेंगे। और वी विल होप कि बाकी जो मुल्क अभी तक दूसरी तरफ जा रहे हैं वो सामने आ जाए। वज़ीर आज़म साहब ने तो पहले दिन से कहा हुआ है, यू टेक वन स्टेप, हम 2 ले लेंगे। अब वो स्टेप क्या, वो तो भागना शुरू हो गए दूसरी डायरेक्शन में। तो पहले रुकेंगे, किबला सीधा करेंगे, आएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन हम बहरहाल तैयार हैं अगर वो कंडीशंस को पीस मीट हो जाती हैं, जिसका सेंटर पीस इज कश्मीर। और ये हमेशा कहते थे जी हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, पाकिस्तान भागता है। मैंने आज बिल्कुल खुल के कहा है कि पाकिस्तान 2 बातें करना चाहता है, कश्मीर और दहशतगर्दी। जो हिंदुस्तान हम पे दहशतगर्दी कर रहा है और जो कश्मीरियों के साथ वहां सलूक हो रहा है। और ये रियासत का पर्सपेक्टिव है, मोईद यूसुफ का पर्सपेक्टिव तो नहीं है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, मगर साथ में एक और बात बताइएगा, आप ज़ाहिर माजी में लिखते भी रहे और अब आप हुकूमती पोजीशन पर हैं, ज़्यादा मालूमात रखते हैं। पाकिस्तान में हमने पिछले 30-40 साल में देखा है कि दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत के हवाले से हमारे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी कुछ अपनी फॉल्ट लाइंस हैं कि अभी हम उनका इदराक करते हैं और कहते हैं कि अंदरूनी मसला है और हमें इससे निमटना है ख़ुद, और कभी हम बैरूनी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। क्या फ़िरक़ावारियत के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से पाकिस्तान को इस बात का इदराक है, हुकूमत को इस बात का इदराक है कि हमारी खुद अपनी जेन्युइन फॉल्ट लाइंस हैं जिनको भारत या कोई और दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है, हमें उन्हें भी एड्रेस करना है? ये सब कुछ बैरूनी साजिश के ऊपर डाला जा रहा है कि जी साजिश है और साजिश के तहत ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए शाहज़ेब, जो मुल्क भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता ना, या कोई इंसान भी गलतियों से नहीं सीखता, वो आगे नहीं जाता। तो हमें भी अपनी गलतियां, हर मुल्क गलतियां करता है, असल चीज़ होती है गलतियों से सीखना। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, अगर हमारी को गलती है हमें सीख के ठीक करना चाहिए। लेकिन आज का मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब मैं ऐसी पोजीशन पे हूं, पहले स्कॉलरशिप होती है, आप ओपन सोर्स से लिखते हैं और मैं तो बड़ा क्रिटिकल लिखता रहा हूं, और यही इस मुल्क की खासियत है, यही इस रियासत की खासियत है, यही लीडरशिप की खासियत है कि मेरे जैसे नाचीज़ को, क्रिटिकल एक वॉइस को आपने यहाँ ला के बिठा दिया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, मौका दिया है। तो देखिए बात यह है कि इस वक्त मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि शायद ही कोई सबवर्सिव एक्टिविटी है पाकिस्तान में बड़ी नौयत की, इंक्लूडिंग सेक्टेरियन, जिसमें भारत का कोई अमल दखल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रॉक्सी शामिल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फॉल्ट लाइंस को ना देखें, अपनी चीज़ों को ठीक ना करें, अपने आप को मजबूत ना करें। बिल्कुल हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। दुश्मन भी आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है ना। वैसे ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो फ़ायदा ना उठा सके दुश्मन हमारी कमज़ोरियों का, मगर क्या हम कोशिश कर रहे हैं? फ़िरक़ावाराना तकारीर पाकिस्तान में हुई, अभी पिछले दिनों हुई, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, उनमें हुई, सोशल मीडिया पे सारा का सारा मवाद मौजूद है, जिन शख्सियात ने वो तकारीर की वो भी आज़ाद घूम रही हैं। तो कराची से लेके इस्लामाबाद तक ये फ़िरक़ावाराना नफ़रत अंगेज़ी फैलाई गई, तो इसको कैसे एड्रेस करने की रियासत कोशिश कर रही है? नो क्वेश्चन अबाउट इट। देखिए, जहां भी हमारी वीकनेस है हमें उसको एड्रेस करना है, सिर्फ ये सेक्टेरियन इशू नहीं, जो भी इशू होगा वही तो मैंने आपको कहा है, बिल्कुल करना है। और रियासत की देखिए फैसले होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो हर चीज़ जो है मंजर आम पे नहीं आती है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि ये जो फ़िरक़ावाराना इस वक्त मामलात हैं बिल्कुल हमारी नज़र में है, पूरी कोशिश हो रही है, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मामला जो है ये बिल्कुल आपको नज़र भी नहीं आएगा एज अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम नज़र आए बिल्कुल हमें उसको देख के दुरुस्त करना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। बहुत शुक्रिया। और मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम और मस्बत बात है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल की और अमन की बात कर रहा है तमाम बातों के बावजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें। सिर्फ 3 दिन बाद अपोजिशन गुजरावाला में जलसा करने जा रही है। हुकूमत ने अपोजिशन को फ्री हैंड दे दिया है, मगर अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि फ्री हैंड देने का दावा करने वाली हुकूमत ने
अब तक अपोजिशन को जलसा करने की इजाजत नहीं दी है और जिला इंतजामिया के जरिए उसके कारकुनों को हिरासा कर रही है। ट्रांसपोर्टर्स और बैनर्स बनाने वालों को धमकियां दी जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जलसे में कम से कम लोग आएं, लेकिन अपोजिशन का दावा है कि जलसा होकर रहेगा और हुकूमत ने रोकने की कोशिश की तो मुल्क भर में जलसे होंगे। अपोजिशन इंतजामिया पर इल्जाम लगा रही है, मगर इंतजामिया का कहना है कि जहां जहां बैनर्स लगाने पर पाबंदी है वहां कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन जलसे करे, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मरियम नवाज का दावा है कि जनवरी से पहले ही, यानी इस्तीफे देने से पहले ही हुकूमत घर चली जाएगी। कैसे जाएगी? गुजरावाला में जलसे की तैयारियों में मसरूफ नून लीग पंजाब के सदर और सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब आप खुद जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। राना साहब आप कर लें जलसा और तारीखी जलसा कर लें, उसके 2 दिन बाद पीपल्स पार्टी कराची में कर ले और आप सब उसमें भी शिरकत कर लें, सारे दोनों जलसों में सारे तकारीर भी कर लें। हुकूमत का कॉन्फिडेंस तो समझ में आता है कि जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये हमारा, उनके साथ अक्सरियत है, इत्तेहादी हैं, इदारे भी खड़े हैं। ये आपका किस बात पे कॉन्फिडेंस है? आप कर लेंगे जलसा? हुकूमत कैसे गिर जाएगी जो मरियम नवाज साहबा कह रही है जनवरी से पहले गिर जाएगी, इस्तीफों से पहले गिर जाएगी? नहीं शाहजेब, अगर ये हुकूमत इतने कॉन्फिडेंस में है तो ये फिर ये कर क्या रही है? ये पिछले 10 दिन से हमने जलसे के इजाज़त के लिए एप्लीकेशन दी हुई, अभी तक जो है वो इजाज़त नहीं दी। अभी तक हमें आज भी मुझे ये नहीं मालूम कि हम जलसा जो है वो एहतजाजन जो है वो GT रोड पे करेंगे या स्टेडियम जो है वो जगह हमें जो है वो मिलेगी। और ये जो पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो कंटेनर्स ला के सड़कों पे रखे जा रहे हैं लोगों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए कि लोग जो है वो कम से कम आएँ, तो अगर इतनी कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से, तो फिर इनको इन हथकंडों को आजमाने की क्या ज़रूरत है? मगर राना साहब जो इंतजामी तौर पर तंग करने वाली बात है वो माजी में भी हुकूमतें करती रही हैं। अदरवाइज आपके कारकुन गिरफ्तार हों या आपके रहनुमा गिरफ्तार हों और क्रैक डाउन हो रहा हो, उस किस्म की सूरत हाल नहीं है। अगर आप अपना क्राउड पुल करना चाहेंगे तो कर जाएंगे, मतलब हुकूमत ऐसी रुकावटें नहीं डाल रही है कि कंप्लीट क्रैक डाउन हो और गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हों। नहीं, अगर कंप्लीट क्रैकडाउन ये करते हैं और ताकत से जलसे को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर ये कहाँ जाके ठहरेंगे? ये अगर ये एक जलसे को फेस नहीं कर पा रहे, जिस दिन से जलसे का अनाउंस हुआ है आप उस दिन से देखें इनका हाल क्या है। सारा दिन जो है वो अपोजिशन को गालियाँ निकालते हैं, सारा दिन जो है ये जलसे के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं। यानी अभी तो ये पहला जलसा है और इसको अनाउंस हुए अभी 10-12 दिन हुए हैं, तो हुकूमत का ये हाल हो गया, ये इनका पागलपन का हाल है। तो आप मुझे ये बताएं कि जनवरी तक तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि ये खुद ही जिस किस्म की सूरत हाल से 2-4 हैं, ये तो खुद ही इनके गिरने वाली जो है वो सूरत हाल है। जब गिरने वाली बात होगी, आपको, दूसरे रहनुमाओं को, मरियम नवाज को अगर हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद क्या कर लेंगे आप लोग? तो ये जो गिरने वाला मामला है कि इस्तीफों से पहले और जनवरी से पहले हो जाएगा, बड़े बड़े जलसे आप कर लेंगे, हुकूमत के खिलाफ बयानियां आप बना देंगे। जब गिरने की सिचुएशन आ गई, हुकूमत को इतना प्रेशर हुआ तो गिरफ्तारियां हुई, क्या कर लेंगे आप लोग? देखिए शाहजेब, फिर ये हुकूमत जो है ये अपने पाँव पे तो खड़ी नहीं है। अपनी तो इसमें इतनी ताकत है कि ये बजट पास करवाने के लिए ये हाज़िरी नहीं पूरी कर सकती अपनी जो है वो अपना कौमी असम्बली के इजलास में, ये अपनी अक्सरियत नहीं साबित कर सकती जॉइंट सेशन में। तो मामला ये है कि फिर जिस वजह से ये गवर्नमेंट करी है उस वजह को भी तो बात समझ आएगी ना कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है, जो लोगों की राय है, अगर लोगों की राय को नज़रअंदाज किया जाएगा, अगर लोगों को इसी तरह से जो है इंसल्ट किया जाएगा, तो फिर उसकी भी तो एक पॉलिटिकल कास्ट है। मतलब कैसे बात समझ में आएगी? जो है वो किसको समझ में आएगी? नाम ले लेके तो उनका तो नाम ले रहे हैं, तो किसको समझ में आएगी एग्जैक्टली? नवाज शरीफ साहब ने तो नाम ले दिए हैं, अब क्या बात समझ में आएगी? मुखालिफ बयानिया है पूरा। मामला ये है कि इस तरह से जो है वो मामला चल नहीं सकते कि आप 2.5 साल में मासवाए अपने मुखालफों को विक्टिमाइज़ करने, उनके खिलाफ झूठे केस बनाने, उनको सुबह दोपहर शाम जो है एक सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर 1 बजे है, फिर 4 बजे है। यानी उतने इनके जो है वो मिनिस्टर्स नहीं है जितने इनके तर्जमान हैं, और मासवाए इनको यानी अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो विक्टिमाइज़ करने और गाली गलोच करने, उसके अलावा इन्होंने किया क्या 2.5 सालों में? इस तरह से मुल्क चलते हैं, इस तरह से हुकूमतें चलती हैं। आपने इस तरह से तो मामला तो नहीं चल सकते इस तहरीक से। और मैं आपको ये भी बात कह दूं, अगर पब्लिक एट लार्ज लेवल पे जो है वो लोगों ने इन जलसों में निकल के ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा दिया, तो
तो फिर उसके बाद जो है ना फिर एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च की बात भी है जनवरी में। वो फैसला कुन लॉन्ग मार्च जो है वो फिर फैसला कुन नहीं होगा। मगर राणा साहब, और उस अगर फैसला कुन इन्होंने लॉन्ग मार्च से पहले उस फैसला कुन लॉन्ग मार्च से पहले अगर आप लोगों पर जो केसेस का प्रेशर है ऑपोजिशन पर वो कम हो जाए तो फिर इसमें तहरीक में क्या जान भी कम पड़ जाएगी? नहीं, कोई केसेस के प्रेशर की बात नहीं है। अगर केसेस के प्रेशर के आगे हमने झुकना होता तो फिर झुक चुके होते। इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के झूठे केस हमारे खिलाफ बनाए हैं। इन्होंने जो है वो विक्टिमाइजेशन की इंतहा की है। किसको इन्होंने जो है वो गिरफ्तार नहीं किया, किसको इन्होंने जो है वो जेल में नहीं डाला। अगर उस प्रेशर के सामने झुकना होता तो झुक चुके होते। जब उस प्रेशर को हम फेस करके अब खड़े हो गए हैं तो फिर अब उसके बाद अगर एक आध मरतबा ये दोबारा भी गिरफ्तार कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तहरीक नहीं रुकेगी। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अवाम का असल में क्या हाल है, कि आज वफाकी काबीना में भी ये बात हुई और माना गया कि महंगाई मसला है। हम आपको अवाम की राय दिखाएंगे इसके बाद। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक है, 3 दिन के बाद अपोजिशन का बड़ा जलसा होगा। दूसरी तरफ महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। खुद हुकूमती वुज़रा ये तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई हुकूमत के लिए ज्यादा बड़ा मसला है। आज काबीना इजलास में भी महंगाई पर बात हुई। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वुज़रा ने बढ़ती हुई महंगाई पर हंगामी इक़दाम का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने सूरत हाल खुद मॉनिटर करने का ऐलान करते हुए महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुशावरत जारी है। हुकूमत जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करेगी। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी को मुतहर्रिक करेंगे और आने वाले दिनों में हमारी पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। देखते हैं अब माफिया क्या करता है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि नवंबर और दिसंबर में आटा मजीद महंगा हो सकता है, जबकि वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों की जिम्मेदारी साथी वुज़रा उमर अयूब और नदीम बाबर पर डालते हुए उन पर तनकीद की। यानी वुज़रा खुद तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई मसला बन रही है। पूरे मुल्क में अवाम महंगाई से कितने परेशान हैं, हम आपको चारों सूबों का हाल दिखाते हैं। पहले कराची का हाल देखिए। चल रहा है बस। अब इतनी महंगाई हो गई है, क्या करे आदमी हैं कि कौन सी चीज़ ले कौन सी नहीं ले, ये बता दो। खुद अपने आप को मार लेगा मगर बच्चों को कैसे मारेगा? बच्चे तो बोलते हैं ना लाओ पैसे, कैसे आते पैसे? नुकसान करके जाता, पैसा किधर मिलता है? ये हुकूमत ही बेकार है। जब भी इसने हुकूमत संभाला मैंने नुकसान किया। हस्बैंड की कमाई से या मर्दों की कमाई से घर नहीं चलते ना। अब या तो हम जैसी लड़कियां भी घर से काम कर रही हैं या वो कोई ना कोई होम स्मॉल स्केल बिजनेस कर रही हैं, जो उनके मीन्स में हो सकता है वो कर रही हैं। हर चीज़ महंगी, गोश्त महंगा, टमाटर महंगे। खुदा की कसम इन लोग को इतना समझाते, सब्जी महंगी, 200 रुपये किलो मटर। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, अल्लाह पूछेगा। बर्बाद कर दिया। लाहौर के अवाम का हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, कमर तोड़ दी है महंगाई ने। आटा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही मार्केट से, कुछ भी नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी तो पीस गया है। बहुत परेशानी हो, नहीं गुजारा हो रहा। अल्लाह जानता पुत्र, बहुत महंगाई हो गई, उससे मरने जोगे हो गए हैं। ना पूरी पैनी ना गुजारा होंदा। 15,000 पुछ कुछ भी नहीं बनता। बेल दवा, बच्चे पाला, किराया दवा, मैं की करांगा? पहले मैंने दसो जरा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी यानी कि बंदे की पहुंच से दूर होगी, चाहे वो ना मिडिल क्लास है या लो क्लास है। हफ्ता पहले 200 रुपये पे था, उसके बाद चिकन तकरीबन गया चला 220 रुपये, उससे अगले दिन 233 रुपये हो गया, फिर 252 रुपये हो गया, अब 262 रुपये का रेट आया आज का। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अवाम भी महंगाई से बुरी तरह तंग। आटा भी बहुत महंगा हो गया, चीनी भी महंगा हो गया, गोश्त जो है वो 500 रुपये किलो हो गया। तो गरीब आदमी क्या करेगा? जो दिहाड़ी मार है वो क्या करेगा बेचारा? महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। हुकूमत को सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए कि महंगाई गरीब आदमी में इतनी फोक नहीं है कि वो इस सिस्टम में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी थे इससे भी मारा गया। गरीब आदमी ला चोरी करेगा ला डाके डालेगा। गरीब बंदा बहुत परेशान है। टमाटर 120 रुपए किलो, घी 220, चीनी 100 रुपए किलो। एक साल पहले वही कुकिंग ऑयल में जो है ना 2150 रुपए की लेके गया था, अभी मुझे परसों वो मिले 3850 रुपए का। चीनी को देखो, गुड़ को देखो, पत्ती को देखो, तो हर चीज़ इतनी रोज़ बरोज़ महंगी हो रही है कि मेरे ख्याल में एक आम आदमी की बस की बात तो नहीं है। बलूचिस्तान के अवाम भी महंगाई से बुरी तरह परेशान हैं। कोयटा के अवाम की राय देखिए। तनख्वाह से गुजारा होता है, न काम से न रोज़गार है, रोज़गार भी ख़त्म है और ऊपर से महंगाई, और इतना महंगाई बढ़ गया कि दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं करता है। हर चीज़ 1 का 3, 1 का 4
बढ़ गया है। गोश्त की कीमतें आप देख लो, सब्जी की कीमत आप देख लो किधर से किधर जा रही है। मुर्गी जब पहले 2 दिन पहले 240 था, अभी 300 रुपये हो गया। गरीब आदमी क्या खावे, क्या कर सकते हैं गरीब आदमी? दूध पहले तक 90 रुपये था, अभी 120 पे हो गया। गरीब आदमी क्या खावे, क्या कर सकेंगे गरीब आदमी? तो ये मसाला, ये सारी चीज़ें जो है आसमान के साथ बातें कर रहे हैं, लोग परेशान है, क्या कर रहे हैं? बहुत महंगाई और बेरोजगारी बहुत लाया है, क्योंकि मैंने मिस्सी किया है, अभी अला मुजरी पर मुजरी कर रहा हूँ। अभी देखो, अभी मुजरी पे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कसम से गरीब है, बहुत गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं कि वाला आलू का पैसे भी इसके पास है। कुछ बातों पे अमल नहीं किया है, खाली आवाम को सबस बाग दिखाया है। कम से कम इनको अपनी तकरीरों पर शर्म आनी चाहिए। अगर पुरानी तकरीर आप लोग देखते हो, उस पर थोड़ी शर्म करो। जो आप लोगों ने बातें की, तो बातों पर आप लोगों ने अमल नहीं किया है। बस खुदा का वास्ता है आप लोगों का, और मुल्क को नहीं बेकार हो। बस आपको अल्लाह का मैं वास्ता देता हूँ कि मुल्क को नहीं बेकार हो, बस अपने सियासत छोड़ दो, बस हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने दावा किया कि पंजाब में तो आटा 860 रुपये का मिल रहा है, और जब हमने एक दफ़ा फिर फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर के अवाम से इस 860 रुपये के आटे की क्वालिटी और उसकी दस्तयाबी का पूछा, तो देखिए उन्होंने क्या बताया। 860 में नहीं मिल रहा मेरे भाई, ये तो 1000 रुपये में भी नहीं मिल रहा। जबकि ये गवर्नमेंट बैठी है ना, इसने तो गरीब आदमी का जीना ही मुहाल कर दिया है। गवर्नमेंट से मैं सवाल करता हूँ कि गरीब आदमी का बजट निकाल के दिखाएं। वो जो 500 रुपये पे 600 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है बंदा, वो कैसे गुजारा करेगा? हमारी दुकान बहुत पुरानी है, सब 4 साल से हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ये डिमांड है, 300 थैला शुरू से पर डे लगता था। 300 थैला तो बहुत दूर है, 3 थैले नहीं आ रहे, 1 महीने से ऊपर हो गया। आप बताएं कितने स्टोर्स पे आपने 860 वाला तोड़ा देखा है? अगर वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है तो 15 किलो वाला नज़र आ रहा है। जो 860 रुपये का थैला है ना, वो खाने के काबिल नहीं है। घर वाले भी परेशान है, सारे बच्चों का पेट भी ख़राब हो गया है कि खा के, फिर लिहाजा के मजबूरन हो के ना वो 1200-1300 का थैला है ना, वो लेना पड़ता है। आटे का थैला 860 रुपये का मिलता है, लेकिन अच्छा नहीं बनता, वो रोटी सूखती है। वो मजबूरन फिर औरतें कहती हैं दूसरा ही आटा लाओ। गवर्नमेंट को चाहिए अगर मिल में डिस्काउंट में बनाना है ना आटा, तो अच्छा थोड़ा सा बनाएं। 860 रुपये का थैला है, तो ज़्यादातर इसमें चोकर है, काटे के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब उसको पकाते उसमें लेड ही नहीं है, म्यारी आटा ही नहीं है। एक दिन हमने यूटिलिटी स्टोर से लिया, वो घर लाए, उसमें से सुंडियाँ निकली। 860 वाले हमारे पास थैले इतने पड़े हैं, कोई ख़रीदता ही नहीं है। हर कोई कहता है आटा अच्छे वाला लेना, आटा अच्छे वाला लेना, कोई खरीदता नहीं आटा। वजह ये है कि घर लेके जाते हैं आटा, रोटी पकाते हैं, फट जाती है, ना खाई जाती है, ना अंदर जाती है, इस तरह की जिस तरह शान बुरा बन गया है। 2 हफ्ते पहले वो था 55 रुपये किलो। मैं कल इनसे लेने गया हूँ, कहता भाईजान 70 रुपये किलो है। ये भी कंफर्म नहीं है कि अगले 2 दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है, इनको खुद नहीं कीमतों का पता है। टाइगर फोर्स को भेज रहे हैं दुकानों पर कीमतें पता करने के लिए, इनको नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क में। मुझे आटा नहीं मिल रहा, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। मैं 2 दिन से बच्चों को बाज़ार से रोटी लेके खिला रहा हूँ। रिक्शा ड्राइवर हूँ, ताज़ी कमाता हूँ, ताज़ी खाता हूँ, कहाँ से खाऊँगा? आटा जो सरकारी आटा है वो तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन 860 रुपये में मिल जाता है 20 किलो का। लेकिन वो होता काला है, रोटी खाने वाली नहीं होती, और उसका मयार कोई अच्छा नहीं होता। जो मिल वाला आटा, सफ़ेद आटा है, जो अक्सर लोग पसंद करते हैं, वो इस टाइम 1200 से लेके 1300 रुपये तक मिल रहा है बाज़ार में। 2 नंबर आटा दे रहे हैं, परेशान किया हुआ। हमें ब्रेक शामिल। मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम आबिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया। जेल में ही आबिद की शनाख्त परेड होगी और उसका DNA टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके अलावा केस के दूसरे मुलजिम शफकत को भी आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और पुलिस की दरख्वास्त पर उसे 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम शफकत वाक़े के चंद रोज़ बाद ही पकड़ा गया था, मगर मुलजिम आबिद ने पुलिस को मुश्किल वक्त दिया। 4 मरतबा पुलिस छापे से फरार हुआ। IG पंजाब इनाम गनी के मुताबिक मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 9 टीमें बनाई गई। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए मकामात बदलता रहा। आबिद को उसके एक साथी बाला मिस्त्री ने इतला की थी कि उसकी तस्वीर टीवी पर चल रही है। फिर मुलजिम कई रोज़ तक चिन्होट में रहा और फिर वहाँ मजदूरी करता रहा। फिर फैसलाबाद अपने साले के घर वापस आया। साले के फ़ोन से घर वालों से बात की, उससे मुलजिम ट्रेस हुआ। मुलजिम को पता चल गया था कि पुलिस उसके बाप और बीवी को छोड़ चुकी है। जब वो उनसे मिलने गया तो पहले ही हमारी टीम वहाँ मौजूद थी। पुलिस की टीम ने उन्हें मांगा मंडी में मुलजिम आबिद को उसके घर से गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम आबिद ने बताया कि वो 1 महीना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुलजिम आबिद ने कई इंकशाफात किए और बताया
कि 9 सितंबर की रात को शफकत और बाला मिस्त्री के साथ गुजरपुरा की जानिब जा रहा था, लेकिन बाला मिस्त्री रास्ते से ही वापस चला गया, जबकि मुलजिम आबिद और शफकत जंगल की तरफ चले गए, जहां उन्होंने 2-3 ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को लूटा। उसने मजीद बताया कि मोटरवे पर गाड़ी के इंडिकेटर्स चल रहे थे। जब दोनों मुलजिमान वहां पहुंचे तो खातून को देखकर गाड़ी से निकलने का कहा, और जब खातून ने इनकार किया तो मुलजिमान ने गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून को जबरदस्ती बाहर निकाला। खातून से घड़ी, जेवरात और रकम लूटने के बाद उन्हें मोटरवे से नीचे जाने को कहा, मगर जब खातून ने जाने से इनकार किया तो वो मुलजिमान उनके बच्चों को नीचे ले गए और खातून बच्चों को बचाने आई तो उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजिम आबिद ने मजीद बताया कि रेप वाक़े के कुछ देर बाद डॉल्फिन एहलकारों ने आकर फायरिंग की तो वो और उसका साथी शफकत दोनों फरार हो गए। मुलजिम आबिद ननकाना और शफकत दीपालपुर चला गया था। अब देखते हैं कि इस केस में कितनी जल्दी इंसाफ होता है। अल्लाह हाफ़िज़।